कभी कभी कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि यार इनके दिमाग शायद थोड़े से फिरे हुए हैं। शायद आज आपको मेरी शक्ल देख के भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा। जेक पॉल एंड लोगन पॉल ये क्या करने जा रहे हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दी थी उस टाइम पर, जो उनको ये करा था और जो वो बच गए थे, सर्वाइव कर लिया था उन्होंने, उस टाइम पे जिस हैट को पहना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको खरीदने की ये बात कर रहे हैं। और ये कोई खरीदने की बात मैं 10 20 30 लाख की बात नहीं कर रहा, ये $12 मिलियन में उसको खरीदने के लिए कह रहे हैं। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ये निकल के आते हैं लगभग 100 करोड़ के आसपास, आप इसे कह सकते हो। तो उसकी एक तरीके से बोली नीलामी की बात हो रही है यार। ये किसी भी चीज को मतलब ऐसे शेप देते हैं कि हाँ यार इसकी कोई वैल्यू है उसकी वैल्यू हिस्टोरिकली अगर देखा जाए। लेकिन वैसे क्या है तो भाई वो टोपी, लेकिन फिर भी खरीदने का मन है इन दोनों भाइयों का। पैसे तो हैं, खरीद के भी डाल देंगे। जिन 2-4 लोगों को वैसे ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये मैंने क्या कर लिया अपने बालों के साथ, तो बाल मैं तब बढ़ा रहा था जब मुझे लग रहा था कि अब मैं जो है थोड़ा अपनी फिजिक भी बढ़ा रहा हूँ। सर्जरी हुई, 10 किलो उड़ गया, मैंने सोचा बाल भी उड़ा लेता हूँ। तो वो उस प्रोसेस का ही पार्ट था। अब जब कभी होगा ये तो फिर इसको भी देख लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को रोमन रेंज जैसा स्टाइल करना है, ठीक है? समझ आ गया होगा आप तो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और ब्रॉक लेसनर के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि उनका वो जो ईगो वाला मेल सिग्मा एटीट्यूड जो है वो किस लेवल का है। लेकिन इस चीज को जानने के बाद आप अभी जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को देखते हो, उसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स कोई सा भी वर्जन आप इसको मान सकते हो। क्योंकि ब्रॉक लेसनर कंट्री छोड़ के भाग गया अपने कंधे पर उस कंपनी की चैंपियनशिप अपने पास रख के। ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 2 इज आउट ऑन स्पॉटिफाई। असली अखाड़ा के ऊपर स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है, लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 मिनट का एपिसोड है। मुझे पता है कभी कभी एपिसोड्स लंबे हो जाते हैं, लेकिन जब भी टाइम मिले इसको सुन जरूर लेना। और आप बोलोगे भाई क्या प्रोग्राम दिखा दिया रोहित भाई आपने। डेफिनेटली मस्ट लिसन एपिसोड है। और सही बताऊं, मेरे को भी इससे पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है ब्रॉक लेसनर के साथ। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी या फिर इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको टैप करके दिख जाएगा। इतना फोर्स करके बोला तो समझ जाओ क्या है वहां पे। मैं ज्यादा कुछ स्पॉइलर इससे ज्यादा नहीं दे दूंगा उसके बारे में। और हम बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। भाई साहब, ये बंदा क्या है, ये बंदे ने किसके साथ फोटो डाली और उस फोटो को डालने के बाद डिलीट भी कर दिया। ये फोटो ही सबसे पहले आप ये देखो ट्विटर अकाउंट पे डाली। हमारे टाइम पर तो उस समय हम सारे लोग सोए थे। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो सब मेला खत्म हो चुका था। मतलब ड्रू मैकिंटायर फोटो को डाल के उसको डिलीट भी कर चुके हैं। जैक पेरी के साथ उन्होंने फोटो डाली है और सारा इंसिडेंट मैंने आपको समझाया ही है पहले। सीएम पंक और जैक पेरी के बीच जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह क्राइम या रिवर वाली चीज वहां से कितनी फेमस हुई थी। इवन इसके कैप्शन में भी कुछ ऐसा ही था जो कि अब डिलीट हो चुका है। तो ये ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूचरली उस पॉइंट पे इस चीज को डालना, ये बहुत ही वो पॉइंट है जिसको ट्रिगर करके सीएम पंक के दिमाग में ड्रू मैकिंटायर घुसे हैं अभी। मतलब दिमाग में घुसे इन द सेंस कि उन्होंने बहुत गंदी तरीके से छेड़ दिया है। इसके बाद इसमें कैंटा भी कूदे। और कैंटा अगर आपको नहीं पता तो जापान के रेसलर हैं। ऑल एलीट रेसलिंग में भी शायद उन्होंने काम किया था, अभी भी मुझे पता नहीं है। लेकिन वो जीटीएस जो फिनिशर है, हमेशा ये डिबेट रहती है कि जो कैंटा है वो जीटीएस लेके आए थे। तो उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में फोटो डाली और साथ में ऊपर से अपनी फोटो डाली है जहां पर ये हंस रहे हैं। तो मामला अचानक से ही बेस्ट इन द वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, भाई ये मैं कहां फंस गया। वैसे सीएम पंक खुद एक बहुत सैवेज इंसान है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने तो भाई उनको सही में बहुत छोटा और बौना ही साबित कर दिया। और ये कर कैसे रहे हैं, वो एडब्ल्यू के सुपरस्टार हैं। सोच रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू का सुपरस्टार एक साथ फोटो डाल रहा है। अब फोटो डिलीट हुई, उसके पीछे की चीज मैं भी आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी केफेब के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं ना, उसमें ज्यादा स्टोरी लाइन को देखने मजा आएगा। हर बार ज्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बहुत ही पर्सनल अटैक था जो कि ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ऊपर किया। और एडब्ल्यू के बारे में बात चली रही है भाई, तो एडब्ल्यू ने सेथ रॉलिंस की वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर डाली है। वैसे सेथ रॉलिंस की नहीं डाली है, टाइलर ब्लैक की डाली है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले आपको पता है सारे इंडी शोज के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, आरओएच के अंदर, हर जगह इसी नाम के अंडर वो compete किया करते थे। और क्योंकि आरओएच अब प्रॉपर्टी हो चुकी है एडब्ल्यू की, तो उन्होंने वो आरओएच की वीडियो डाली है जिसमें टाइलर बेट रेसल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लोग कह रहे हैं अरे भाई, मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं उस वीडियो के कमेंट में मैंने देखा कि मुझे इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा शायद हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो टाइलर बेट थे और सेथ रॉलिंस उनका बनना बाकी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंदर महल के बारे में, राज देसी के बारे में, द महाराजा के बारे में। तो महाराजा ने महाराजा जैसा ही काम किया। आपको पता है बहुत सारे सुपरस्टार्स होते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू जब उनको रिलीज कर देती है उसके बाद उनका जो एटीट्यूड है वो कुछ अलग ही होने लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। लेकिन जिंदर महल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर कमेंट किया। जब उनको लोग बार बार बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उनको रिलीज करके नहीं करना चाहिए था, मतलब एक टैलेंट वेस्ट हो गया, तो जिंदर ने इसके बारे में इतना मैच्योर और सेंसिबल
सिंपल रिप्लाई दिया। वो कहते हैं कि ऑलरेडी WWE के साथ में 12 साल था, मैं WWE चैंपियन बना, मैं अलग अलग कंट्रीज में गया, मैंने बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाई, तो मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखता। लाइफ अभी भी चल रही है, अभी आगे भी उनको बहुत कुछ करना है। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे उन्होंने इस चीज़ को रखा कि उन्होंने बहुत पैसे भी कमाए WWE से और अपने फ्यूचर को भी आने वाले टाइम तक के लिए 100% सिक्योर करके रखा है। तो ये जिंदर ने WWE के बारे में कॉमेंट किया और डेफिनेटली यहाँ से जो मुझे लगता है अगर उनका ट्रांजिशन दोबारा होगा, वापस आना WWE में होगा, तो बहुत ही स्मूथ होने वाला है। क्योंकि ये WWE के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि करंट स्टेट को देखते हुए सुपरस्टार्स रिलीज होते हैं, लेकिन बाद में वो सुपरस्टार वापस आते हैं और ये हमने पिछले 5-6 सालों में कई बार देखा है। तो शायद वो चीज़ हो सकता है जिंदर के साथ भी हो जाए। बॉबी लैशली MVP और ये तमीना वाली जो सिचुएशन है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी बहुत हल्ला हुआ, आपको पता है बॉबी लैशली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं हो रहा और बहुत सारे लोग अब चढ़े हुए हैं WWE के ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए था, इस वजह से कि उनकी बुकिंग अच्छी नहीं हुई और बॉबी लैशली इंटरेस्टेड नहीं है अब कंपनी में साइन रखने के लिए अपने आप को और ज़्यादा। तो इसके बारे में सीधा ही सवाल पूछ लिया ट्रिपल एच से कि ये बातें चल रही है, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे। तो ट्रिपल एच ने सिंपली जो आंसर दिया उससे कंफर्म हो गया कि बॉबी लैशली शायद WWE में नहीं ही स्टे कर रहे, शायद इनकी कोई डील बनी नहीं पा रही है, बॉबी लैशली डील साइन कर ही नहीं रहे हैं WWE के ऑफर करने के बाद। क्योंकि ट्रिपल एच बोलते हैं कि यार ये बाकी किसी स्पोर्ट की तरह यहाँ पे भी ऐसा होता है, हम टैलेंट्स को साइन करते हैं, फिर एक मौका आता है जब वो जाते भी हैं, तो इन्होंने उसको बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस बताया जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि शायद WWE और बॉबी लैशली के बीच में डील नहीं हो रही। क्योंकि अगर कोई डील होती तो बॉबी लैशली के ये सवाल के बारे में फिर ट्रिपल एच कुछ अच्छे से और कमेंट करते, बट उन्होंने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया, तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब बॉबी लैशली की जो है टाटा बाय बाय हो रहा है WWE से। होपफुली वो TNA के अंदर ही जा रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग हो गई, TNA के अगर अंदर वो जाते हैं तो WWE और TNA साथ में ही है। फिर एक पॉइंट पे जाके अगर TNA की तरफ से वो WWE में अपीयर होता तो सोचो वो अबे भाई क्यों नहीं साइन करोगे TNA वाले तुम, अगर ये साइन नहीं किया तो ये बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग AJ स्टाइल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो AJ स्टाइल्स मैंने आपको बोला था जापान में है, पहले दूसरी कंपनी की तरफ से जापान में था, अब WWE की तरफ से ही जापान में है। कोडी रोड्स वर्सेस नाकामुरा वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच करके आए हैं ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो इसके लिए ने यहाँ पे कंपीट किया था ना, ऑब्वियसली यहाँ पर जो टाइटल है वो सक्सेसफुली डिफेंड भी हो जाता है, क्योंकि लाइव इवेंट के अंदर कभी इस तरीके से टाइटल चेंज होता नहीं है। होता है, एक बार हुआ था, कौन सा हुआ था वो, केविन ओवंस का जो US चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, तो उस टाइप का कभी कभी रेयरली WWE कर देती है, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। और ये टाइटल भाई कहाँ ही होगा, टाइटल चेंज ऐसे इस तरीके से नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं CM पंक के बारे में। तो ये बड़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट और फ्यूचर को लेकर CM पंक का WWE में CM पंक के फ्यूचर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि CM पंक और WWE के बीच में एक नई डील होने वाली है। अब आप सोचोगे हाँ ये कैसी डील है, अभी तो सर्वाइवर सीरीज में वो आए हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि नवंबर 2026 तक का वैसे जो इन्होंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था WWE के साथ वो है, जिसमें इंजरी टाइम नहीं है, और इतना टाइम से तो CM पंक वैसे भी अवेलेबल थे नहीं, तो वो डेट्स WWE क्या करती है उस कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ देती है। लेकिन क्योंकि WWE लॉन्ग टर्म के भी लॉन्ग टर्म में CM पंक को देख रही है, तो अब इनके बीच में जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर WWE बहुत लंबे टाइम के लिए CM पंक को अपनी कंपनी में सिक्योर करना चाहती है। क्योंकि WWE नहीं चाहती भाई इन्वेस्ट करे किसी सुपरस्टार के ऊपर फिर वो कहीं और चला जाए, AEW में तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी WWE अपने बिजनेस वाइज एक सेफ साइड पर रहती है। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ी वाली डील होने वाली है भाई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे पैसों की होगी, और शायद CM पंक इसमें अपना जो अब एक्स्ट्रा वो है डिमांड वो भी रख सकते हैं। भाई देखो मैं वापस आ गया, सब कुछ मैंने बढ़िया ही किया है, क्योंकि बिना रेसल करे भी CM पंक इतने ज़्यादा रेलिवेंट ही रहते हैं हमेशा, वो कहीं पर कुछ भी करें। तो लग रहा है WWE को मोटे पैसे थोड़े से अपनी जेब से निकाल के CM पंक की जेब में डालने पड़ेंगे, जो कि इवेंचुअली WWE के बिजनेस में वैसे भी हेल्प करने वाला है। जेकब फाटू के बारे में बात करते हैं, तो WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेट दिए जेकब फाटू के बारे में। बेसिकली उनको लिस्ट किया है, उनका नया रेंडर भी आ गया है, और मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा जो डिस्क्रिप्शन दिया है जेकब फाटू का, वो ये है, जेकब फाटू माइट जस्ट बी द स्केरियस्ट मेंबर ऑफ सोलो सिकोवास ब्लड लाइन। और भी बड़े मस्त तरीके से ये भी लिखते हैं, हेक ही माइट बी द स्केरियस्ट सुपरस्टार ऑन द रोस्टर, यानी ब्लड लाइन की तो छोड़ो, ये बंदा वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जो WWE है वो भी कुछ इसी तरीके से जेकब फाटू को देख रही है। होप्स तो बहुत हाई है जेकब फाटू को लेके, मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में इतना स्टैब्लिश उनको कर देना चाहिए कि भाई इस बंदे को देखते ही सुपरस्टार्स की फटके 4 हो जाए और वहां से भगने लग जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWE लंदन, रेसलमेनिया, ट्रिपल एच, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको याद होगा अगर आप एक्टिव चैटर होगे, बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि रेसलमेनिया होनी चाहिए लंदन में, और उस पर ट्रिपल एच ने बोला था कि लेट्स टॉक। तो वो टॉक इनकी अब जाके हुई, क्योंकि स्पेशली निक खान और ट्रिपल एच लंदन गए इस बारे में बात करने, और उन्होंने खुद बोला कि हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट था वो था
लंदन में रेसलमेनिया करवाने का। एंड साथ में वो यही बोलते हैं कि यहाँ पर वेदर सिचुएशंस के हिसाब से भी हमको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन देखते हैं चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। प्लानिंग उनकी चल रही है। और जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, तो साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ों की शुरुआत ही है वो जॉन सीना ने करी थी कि लंदन में रेसलमेनिया होनी चाहिए, यहाँ का जो क्राउड है वो डिजर्व करता है। और जॉन सीना ने ये भी बोला था उस अपने प्रोमो में कि वो विश करते हैं कि उनका आखिरी जो मैच है वो हो रेसलमेनिया में, जो कि लंदन में हो। अब वैसे 2025 के लिए रिटायरमेंट टूर की बात हो रही है पूरी, और उसके बाद जॉन सीना ने बोला कि वो कुछ नहीं करेंगे। अब डेफिनेटली 2025 में तो नहीं हो रही, वहाँ पे 26 में हो सकती है, 27 में हो सकती है। तो क्या इससे ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ एक मैच करने के लिए जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर के बाद भी आ सकते हैं? तो देख लो, मैं तो आपको बता रहा हूँ जॉन सीना के ही वर्ड्स हैं। वैसे कई बार जो सुपरस्टार्स हैं वो वहाँ के क्राउड को खुश करने के लिए बातें बोल देते हैं। अब क्या वो उनमें से एक बात है या सच में ऐसा मीन करते हैं जॉन सीना, वो आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी देखने के लिए। और अब हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो अब जब लंदन विजिट किया ट्रिपल एच ने, तो उनसे काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे ब्रॉक लेसनर के बारे में। उन्होंने ऐसी बात बोली है कि मेरे को तो पहले थोड़ा बिलीव नहीं हुआ इस पे, और शायद करना भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपके ऊपर भी छोड़ूंगा, लेकिन अभी इसको डिस्कस करेंगे। बट क्या बोला ट्रिपल एच ने, जब उनसे पूछते हैं ब्रॉक लेसनर का क्या स्टेटस है या कि कब तक वो आने वाले हैं, तो सिंपली इसका जवाब दिया ट्रिपल एच ने कि ब्रॉक लेसनर को जितना मैं जानता हूं कि वो अपनी चीज़ें खुद करता है, वो इस समय कनाडा में है, और जितना मैं जानता हूं वो शायद अपने बच्चों के साथ और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहा है। और साथ में यही बोलते हैं कि जब ब्रॉक लेसनर डिसाइड करेगा कि उसको कुछ करना है, तो हम जो बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है, उसको करने के लिए तैयार हैं। यानी ट्रिपल एच ने जो सारी चीज़ें हैं वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर डाल दी कि भाई ब्रॉक लेसनर को जब इंटरेस्ट होगा, उसको लगेगा कि ये कुछ करना है, तो हम बातचीत कर सकते हैं। जबकि हमको अब तक क्या लग रहा था ऐसे कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ वो सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से रेसलमेनिया के अंदर भी वो कंपीट नहीं कर पाया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद पीछे हट रही है। लेकिन फिलहाल ट्रिपल एच का ऐसे कहना है कि हम तो हैं वहीं पे, ब्रॉक लेसनर आएगा तो डील बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर उधर से जब बोलेंगे भाई चलो मुझे अब समर स्लैम में आना, सर्वाइवर सीरीज में आना, रॉयल रंबल में आना, रेसलमेनिया में आना है, उस पॉइंट पे जाके ये डील बना लेंगे और ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे। वेल, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर कभी पब्लिकली कुछ चीज कमेंट करते ही नहीं है। तो जो चीज़ है वो हमको सिर्फ ट्रिपल एच की तरफ से पता चल गई। और कई बार ऐसे जब पब्लिक इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन दे दी जाती है ताकि बिल्कुल बीच में रखा जा सके मामला। क्योंकि अगर ट्रिपल एच ये बोलेंगे कि हमको भी अप्रोच करना बाकी है ब्रॉक लेसनर को, हम करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, तो उन्होंने बात जो है उल्टी बोल दी। हो सकता है सही भी हो, लेकिन जितना ट्रिपल एच बोल रहे हैं इससे ये तो लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है नहीं। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई और ब्रॉक लेसनर के बीच बातचीत होगी, जिस शो के लिए होगी, उससे एक दिन पहले अगर ये बात करते हैं, तो उस नेक्स्ट वाले डे पर, मतलब शो से एक दिन पहले ये बातचीत करके सब कुछ निपटा सकते हैं और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाएगा। और ब्रॉक लेसनर का स्क्रीन पर अभी आपको ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 2 भी दिख रहा है। अब तो जाके क्लिक करके देख लो भाई, मजा आ जाएगा आपको। यार फुर्सत से जब भी हो तब देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।